अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। यूँ तो शरीफ ज़रदारी काबीना बनने के बाद तहरीक इंसाफ की जो टीम है इमरान खान साहब की, उसके दो किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। एक तो वो रद्द-ए-अमल है जो सरफेस के ऊपर है, जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके ट्वीट्स जो हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि ये काबीना क्या है, ये तो ऐसा लगता है कि एक सेंट्रल जेल का रजिस्टर है जिसमें तमाम लोग जो हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं। ये उनका ट्वीट जो है बहुत चला है। साथ ही उनकी थिंकिंग ये भी है, जहाँ उन्होंने एक थ्रेट लगाई एक तरह से ज़रदारी शरीफ कैबिनेट को, जब उन्होंने ये कहा कि महज 3 वोटों के ऊपर ये काबीना और ये हुकूमत खड़ी है, और अगर अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की कैबिनेट में, अगर वो इसको वोट ना दें किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो ये हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को धड़ाम करके नीचे गिर सकती है। जहन में रखिए कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने, जो इस वक्त बरतानिया गए हैं, लंदन गए हैं नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए, उन्होंने ये कह रखा है कि वो फॉरेन मिनिस्टर उसी सूरत बनेंगे जब पहले अख्तर मेंगल साहब भी कैबिनेट में आ जाएंगे और मोहसिन रॉबर्ट भी कैबिनेट में आ जाएंगे और ANP भी कैबिनेट में आ जाएगी। तो दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है कि ये परेशानी लाहक है। लेकिन अगर ये पोजीशन तहरीक इंसाफ की सरफेस के ऊपर है, तो तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन सरफेस के पीछे भी है। वहाँ पर इमरान खान साहब की टीम जो है वो बहुत गौर से देख रही है कि वो काबीना जो उनको वो बन ही गई है, शहबाज शरीफ और ज़रदारी काबीना बन ही गई है, उसमें अब JUIF और MQM आ ही गए हैं। तो एक तो उनका ये कहना है कि उनको पहले ही पता था कि ये पार्टीज़ MQM, मौलाना और पीपल्स पार्टी जो है ये काबीना में आएंगे, और ये जो भी ड्रामा कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना के अगली इंतखाबात करवाएं, हम सोचते हैं कि काबीना का हिस्सा नहीं बने, ये सब एक ड्रामा था जिसका मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और PMLN से मैक्सिमम जो है कंसेशंस जो हैं वो हासिल की जाएं। और क्योंकि PMLN इस पूरे कोएलिशन में सबसे बड़ी जमात है, उसके पास अपने ही 84 इसे कहते हैं लोग हैं नेशनल असम्बली के अंदर, और फिर ये कि PMLN की पंजाब में बहरहाल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल पोजीशन है, और जबकि किसी मुमकिन इंतखाबात में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में किसी किस्म की कोई हैसियत इलेक्टोरल नहीं थी, पीपल्स पार्टी की कोई रीच नहीं है, कोई पेनिट्रेशन नहीं है। मौलाना की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाह हो चुकी है, और ये दोनों जो हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं PMLN के कंधे को अपनी सियासत को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस वजह से अब इमरान खान साहब की टीम ये देखती है, और जो वहाँ से इंडिकेशन आ रही है वो ये है कि अब लाहौर का जलसा जो 21 तारीख की रात को लाहौर में होगा, वो महज उसमें एक तो इमरान खान साहब ऐसी मज़ीद चीज़ें लेकर आएंगे जो इस सियासी कोएलिशन पे, जिसे तहरीक इंसाफ एक मिक्स्ड अचार कहती है, इसके ऊपर दबाव को मज़ीद बढ़ाएगी, और इसके अंदर के जो तज़ादात हैं उनको ज़्यादा विजिबल करेगी। तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब की टीम है उनको ये भी अंदाज़ा है कि बहुत से लोग जो हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जा सका इस मिक्स्ड अचार की हुकूमत में, और बहुत से लोग जो हैं वो नाखुश हैं, एलाइज भी नाखुश हैं, PMLN भी नाखुश है, पीपल्स पार्टी भी नाखुश है। तो वो समझते हैं कि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ अब इमरान खान साहब के जलसों के ऊपर IK की टीम जो है वो रिलाई नहीं कर रही, बल्कि उनका ये भी ख्याल है, बल्कि जो समझ आती है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स ऐसे राब्ते भी डेवलप कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी धड़ों के साथ, फैक्शंस के साथ, जो आने वाली सियासत को बदल सकते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल जो है वो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बदसतूर वहाँ पे मौजूद हैं। PPP PMLN ने अपने सर जोड़े हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती, बिकॉज पूरे हाउस की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है सेनेट की और नेशनल असम्बली की, जो गालिबन 440 442 बनती है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट का मुआखजा करने के लिए, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करके हटाने के लिए। और इस अलायंस के पास अभी तक इस किस्म का कोई नंबर है नहीं, कोई तरीका ही नहीं है इस किस्म का नंबर पैदा करने का। तो उनको यही समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तलवार जो है वो उनके सर के ऊपर लटकती रहेगी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो उनकी कानून साजी, लेजिस्लेशन, हर किस्म का जो बिल एक्ट बनेगा उसे प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट इस किस्म की कानून साजी को 2-2 महीने तक लटका सकते हैं। तो ये तो एक सूरत हाल है। इस चीज़ के ऊपर इमरान खान की टीम खासा रिलाय करती हुई इस स्टेज पे नज़र आ रही है। ये वो ग्राउंड है जो सेट हो गया है लाहौर के इस तारीखी जलसे से पहले, जो 21 तारीख की रात को मीनार पाकिस्तान में होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ये भी धड़का लगा हुआ है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो शोशा छोड़ा कि वो एक अंडर सी केबल की रिपेयर करेंगे सुबह 2 बजे से सुबह के 7 बजे 21 तारीख को, कहीं उसको लटका ना दिया जाए, कहीं ये ना कर दिया जाए
कि वो रिपेयर नहीं हो सकी है और इंटरनेट डाउन हो गया है। एनालिस्ट का और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है ऐसा पीटीआई नहीं कर सकता। पीटीआई को एहसास है कि उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी ये इसलिए नहीं करना चाहेगी कि वो बहुत बुज़दिल लगेगी, बहुत डरपोक लगेगी। और वजह उसकी ये है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को धड़का इसलिए लगा हुआ है कि उनको पता है कि अगर टेलीविज़न चैनल्स को हुक्म मिल जाएगा कि कवर ना करें तो शायद एक टीवी चैनल नेटवर्क के अलावा बाकी उनको कवर नहीं करेंगे, और फिर अगर उनके पास इंटरनेट भी नहीं हुआ तो पाकिस्तान भर और दुनिया भर में लोग जो हैं उनका जलसा नहीं देख सकेंगे। बहरहाल ये तो वो खदशात हैं जो इस वक्त पीटीआई के कैंप में हैं। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो पीपीपी और पीएमएलएन के कैंप्स के अंदर जो है वो डेवलप कर रही। पीपीपी के जो इंसाइडर्स हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब की इनर किचन कैबिनेट में शामिल हैं, जिन्हें अंदाज़ा है कि आसिफ अली जरदारी साहब यूँ तो जरदारी साहब अपने तमाम कार्ड्स अपने चेस्ट के करीब रखते हैं, अपने सीने के साथ रखते हैं, और उनसे कोई बात निकलवाना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, पीपीपी के सोर्सेज का कहना है। लेकिन पीपीपी के सोर्सेज ये असर्ट करते हैं मुझसे बात करते हुए कि पीपीपी नहीं समझती कि 3-4 महीने में इंतखाबात होंगे या ये हुकूमत 3-4 महीने ही इसको चलना चाहिए। वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को कम से कम 1 साल या सवा साल चलना है। यानी अभी अगर अप्रैल 2022 है तो कम से कम अप्रैल यानी 2023 तक इस हुकूमत को चलना चाहिए। और उसके बाद फिर चूँकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर 3 महीने और डाल दें, यानी मई, जून, जुलाई, तो समझते हैं कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2023 में कहीं जाके आम इंतखाबात होने चाहिए। अब जब उनसे ये पूछा जाता है कि पीएमएलएन के तो बहुत से लीडरान ये कह रहे हैं कि हम अर्लीस्ट पॉसिबल इंतखाबात चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि पीएमएलएन के 2 धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो वाकई ही कन्विंस है कि अर्लीस्ट पॉसिबल इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर अभी कन्विंस नहीं है तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे कि अर्लीस्ट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पूछें कि क्यों ऐसा है, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ऑलमोस्ट 70 बरस के हो चुके हैं, वो कम से कम गुज़िश्ता 20 बरस से उनकी ये डिज़ायर थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उनके साहिबजादे हमज़ा जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। और मत भूलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी 20 बरस से चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब को एक फ्रंट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने लाया जाए। वो कहते हैं कि याद करें कि इवन जनरल मुशर्रफ जो हैं वो 2002-3 में ये कोशिश करते रहे ब्रिगेडियर नियाज़ मरहूम के थ्रू, जो लंदन बेस्ड बिजनेसमैन थे। ब्रिगेडियर नियाज़ वो मशहूर शख्सियत हैं, उन 3 पाकिस्तान आर्मी के बहादुर ब्रिगेडियर्स में उनका शुमार होता है जो मॉरली अपराइट थे, जिन्होंने लाहौर में 1977 के अंदर जब आवाम के ऊपर गोली चलाने की बात आई तो उन्होंने रिज़ाइन करके अपने मिलिट्री कैरियर का ख़त्म कर दिया था। वो जनरल मुशर्रफ के सीनियर थे, जनरल मुशर्रफ इसी वजह से उनको बहुत पसंद करते थे। बाद में वो जनरल मुशर्रफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मीडिएट करते रहे। जब शहबाज शरीफ साहब 2005 में बरतानिया पहुँचे सऊदी अरब से, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब सोर्सेस कहते हैं कि वो बहुत चाहते थे कि उनकी कोई इक्वेशन जो है बन जाए, और यही वजह थी कि कुछ अरसे के लिए शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान में एक अदम एहतमाद का रिलेशनशिप था। नवाज़ शरीफ साहब उनको ट्रस्ट नहीं करते थे। नवाज़ शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब ने पूछने की भी कोशिश की या उनकी राय ली कि अगर मैं हुकूमत का हिस्सा बन जाऊँ तो हमें एक एक्सेस मिलेगी पावर कॉरिडोर्स में। ये बात हो रही है 2005, 6 और 7 की। और आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा पाकिस्तान आने की कोशिश भी की थी और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको ब्लेसिंग नहीं दी थी, और फिर उनको जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से दोबारा जहाज़ में डाल के वापस भेज दिया था। तो पीपी के सोर्सेज ये कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब वैसे ही नहीं आए हुकूमत में, ये महज एक मफूज़ा है कि वो 3-4 महीने के लिए आए हैं। देखें सिचुएशन जो है आगे चल के कैसे अनफोल्ड करती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ये देखिए कि जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, बात तो गैर मुसद्दिका है, लेकिन जो गर्दिश बहुत कर रही है उस पर लोग वीलॉग्स कर चुके हैं, वो टेलीविज़न चैनल्स में डिस्कस हो रही है कि लाहौर में जब एक्स आर्मी ऑफिसर्स और सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक लाहौर गैरिजन में एक मीटिंग की, तो वहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये भी कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जहनी तौर पर एक बिल्कुल नौजवान की तरह थे या बच्चे के तौर पर थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझते थे, उनके हर मसले को हमें ही रिजॉल्व करना पड़ता था। वो फाइनेंसिंग और लेवरेज भी नहीं ले पाते थे। वो तो अदम एहतमाद का जो वोट उन्होंने लिया था 2021 में वो भी लेने के काबिल नहीं थे। तो हर दफ़ा हमें उनकी हुकूमत की मदद करनी पड़ती थी। और ये भी नोन है कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उन्होंने उस तरह से डिलीवर नहीं किया, बेहतर गवर्नेंस नहीं की, उनकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं थी, जिस किस्म का चैलेंज था वो उसको हैंडल नहीं कर सके। अगर इन सब चीज़ों को, इन तासुरात को, इन इंप्रेशंस को हम और या इन अफवाहों को जहन में रखें तो फिर इस बात को तक़वीत मिलती है। जो दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा समझा
हमेशा समझा कि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े मैच्योर पुख्ता कार किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ, जुडिशरी के साथ बड़े अच्छा उनका एक इमेज है। वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं। बार एसोसिएशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉरपोरेशंस जो ताजरों के हल्के हैं उन सब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी डिलीवर किया है, वो डिलीवर कर सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी के हल्के ये भी कहते हैं कि मत भूलें कि 2019 के बाद अक्सर ये बात की गई कि ऐसा तरीका निकलना चाहिए कि शहबाज शरीफ को PMLN की सपोर्ट मिल जाए, माइनस जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, माइनस नवाज़ शरीफ साहब, क्योंकि नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ ने बहुत दफ़ा बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया 2014-15 के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कभी कोई गैर ज़िम्मेदाराना लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला। तो शहबाज शरीफ साहब की एक इज़्ज़त, उनकी एक प्रेस्टीज और उनके बारे में एक रिस्पेक्ट कि वो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये चीज़ हमेशा रही है। तो PPP के सोर्सेज का कहना है कि आप देखें ये हुकूमत 3-4 महीने नहीं चलेगी। बेशक नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और PMLN का दूसरा धड़ा ये चाहता रहे, जैसे जैसे शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस सामने आएगी, जैसे कि उन्होंने बहुत सी बड़ी विजिबल किस्म की परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, इधर चले गए, मेट्रो खोल दिया, उधर चले गए, ये कर दिया, दायमे भाषा चले गए, तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि उनका पॉलिटिकल स्टॉक बढ़ेगा, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो पीपल्स पार्टी के अंदर है और ये उनका ये ख्याल है। अब जब आप PMLN के सोर्सेज से बात करते हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज से मैंने बात की, वो बड़े परेशान हैं। PMLN के अंदर जो प्रेडोमिनेंट ओपिनियन है वो ये है कि हमें फंसा दिया गया है एक ऐसे चूचू के मुरब्बे के अंदर, एक ऐसे मिक्स्ड अचार के अंदर, जहाँ हमारी जो स्टैंडिंग है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जिनके अपने इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट बड़े कमज़ोर थे। वो ये हाँ, पीपल्स पार्टी के सोर्सेज का कहना था कि हमें भला क्या मिलता है 3-4 माह की हुकूमत से, हमारे पास तो सिंध की गवर्नमेंट थी। और ये भी मत भूलें, ये गो के पीपल्स पार्टी वाले ये मानते नहीं हैं, लेकिन आम सियासी हलकों में तो यही चीज़ गर्दिश करती है कि जो पैसा आया था 300 करोड़ से ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए, वो भी कराची से आया था और सिंध गवर्नमेंट के कॉफर्स में से वो पैसा निकला था। ये गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग इसको बिलीव करते हैं। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ये समझती है कि 3-4 माह की हुकूमत, इतनी लंबी जद्दोजहद करने के बाद 9-10 महीने की 3-4 माह की हुकूमत क्या चीज़ होती है। PMLN को ऑन दी अदर हैंड लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसके टारगेट्स ये हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी चाहिए, उनको गवर्नर पंजाब की गवर्नरशिप भी चाहिए, उनको स्पीकर भी चाहिए पंजाब असेंबली का, उनको प्रेसिडेंटशिप के लिए भी पीपल्स पार्टी की नज़रें हैं कि किसी तरह से आरिफ अलवी को हटा के आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए। वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी ले रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बिलावल जरदारी भुट्टो अपनी मर्ज़ी की जो उनके साथ वो लेकर आ रहे हैं, हिना रबानी खर साहिबा जो इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं बिलावल भुट्टो के साथ, उनको वो स्टेट मिनिस्टर के तौर पर वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा PMLN के सोर्सेज ये भी महसूस करते हैं कि जितनी मुश्किल मिनिस्ट्रीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जहाँ एक्चुअल जिम्मेदारी लाया करती है, जैसे इंटीरियर है, जैसे इकनॉमिक मैनेजमेंट है, जैसे फाइनेंस है, जैसे पेट्रोलियम और एनर्जी के इशूज़ हैं और प्राइम मिनिस्टरशिप है, वहाँ तो PMLN के ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी होगी और सारा जो प्रेशर है परफॉर्मेंस का वो PMLN के ऊपर होगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने अपने लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी एहसास को लेकर उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली है, इस तरह की चीज़ें ले ली हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले ली हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट खेला है PMLN के साथ एक ऐसे मौके पर, जबकि बजट को सिर्फ 2-2.5 माह रहते हैं। PMLN सोर्सेज समझते हैं, जैसा कि डॉक्टर हफीज़ पाशा ने एक बहुत लंबा चौड़ा इस हवाले से पीस लिखा है कि इस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, करंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, इंपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है, कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, कमोडिटी प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं जब से पेंडेमिक से दुनिया निकली है, और उसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है उसकी वजह से भी पेंडेमिक प्राइसेस बढ़ गई। तो PMLN के सोर्सेज समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल किस्म का एक बजट होगा जिसे मैनेज करना जो है वो आसान नहीं होगा, और इसका सारा का सारा मलबा जो है वो PMLN के ऊपर पड़ेगा और पीपल्स पार्टी और मौलाना जो हैं वो बगले बजाएंगे। वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मेन टारगेट ये है कि अपनी पोजीशन को पंजाब की सियासत में, जहाँ से पीपल्स पार्टी किक आउट हो चुकी है, वहाँ पीपल्स पार्टी दोबारा आना चाहती है। साउथ पंजाब के धड़ों को वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम 30 सीटें जो हैं वो पंजाब से मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज़ की वो हासिल कर लें, और यूँ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहती है एट द एक्सपेंस ऑफ PMLN के जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट की, वो ये भी समझते हैं कि जाने वाले वज़ीर आज़म ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त खेल खेली।
उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के जहनों में ये बात डाल दी है कि एक अमेरिकन साजिश हुई है। इससे पहले सारा नैरेटिव ये था, जब से ये 8 मार्च के ख़त और 27 मार्च के ख़त को लहराया इमरान खान ने एक जलसे में, उससे पहले सारा नैरेटिव था कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस क्या है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या है, बात महंगाई की थी। अब इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक से, कमाल होशियारी से इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। नेशनल सॉवरेनिटी वर्सेस अमेरिका, उनको उन्होंने एक नेशन की प्राइड की डिबेट में कन्वर्ट कर दिया है और उन्होंने उसको एक राइट और रॉन्ग की, एक हक और यानी एक सच्चाई और झूठ, हक और बातिल की जंग में इमरान खान ने इस सियासत को पाकिस्तान की बदल दिया है। PMLN के सोर्सेस समझते हैं कि यही असल में इमरान खान बाकी साजिश को मारें गोली, ये वो साजिश है जो इमरान खान जाते जाते PMLN के खिलाफ कर गए। PMLN के ये सोर्सेस समझते हैं कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना चाहिए, सारे सर्विस चीफ्स वहाँ पे आएँ, आर्मी चीफ आएँ और इस इंप्रेशन को ख़त्म किया जाए कि इस हुकूमत के लाने में किसी किस्म की बैरूनी या अमेरिका की साजिश थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से मैंने बात की है, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कभी भी नहीं दोबारा करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग। उसकी वजह यह है कि जो इससे पहले सारा बखेड़ा उठा और जो बहस हुई है गुज़िश्ता चंद हफ्तों की, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसका इमेज जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है और एक नेशनल सिक्योरिटी का जो कमेटी है उसका एक एलामिया भी आ गया, उसमें नहीं है लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी का, उसमें लफ्ज़ है ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का। ये वही चीज़ है जिसके हवाले से DG ISPR ने एक बहुत भरपूर 2 ढाई 3 घंटे की उन्होंने प्रेस टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें भी उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ एलामिया में इस्तेमाल नहीं हुआ, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का हुआ है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जितनी एक्सप्लेनेशन देनी थी इस कम्युनिके के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट दे चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट अब यही समझती है, ये समझेगी कि उसे दोबारा इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर ना घसीटा जाए। ताहम PMLN के सोर्सेज समझते हैं कि दोबारा एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए और ये जो एक तासुर उनके गर्दन में एक नूज़ लटक गया है कि जनाब साजिश की और ये हुकूमत साजिश के तौर पर आई है, इसको ठीक करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। PPP के सोर्सेज ये कहते हैं कि बात सही नहीं है जो PMLN वाले महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि दोनों ही जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और इवन मौलाना, ये सब लोग जो हैं वो कहते हैं कि PMLN की एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि PMLN नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज़ के केसेस को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहते हैं कि अगले चंद महीनों में केसेस ख़त्म हो जाएं। PPP का ख्याल है कि केसेस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे बिकॉज पहले ही पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ी गंदा हो चुकी है, बड़ी गंदी हो गई है, उसमें बड़ा इमेज का मसला है। तो ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता ठंडे करके ठीक होने होंगे, इनको एकदम झटके से ठीक जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो वो कहते हैं कि ये भी PMLN की एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन PPP के सोर्सेज का ये कहना है कि दोनों ही जमातें, PPP और PMLN जो है वो ये भी चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल लॉज हैं उसकी रिफॉर्म हो। वहाँ पे बुनियादी तौर पर वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके कानून का जहाँ लिखा है उसे इरेज किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको खुल के कहा नहीं जा सकता। ओवरसीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो तो दर हकीकत इतनी जल्दी अब अरेंज हो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको ज़ाहिर है कमीशन हुई नहीं है, उसके ऑर्डर प्लेस नहीं हुए, बजट सैंक्शन नहीं हुए, तो असल मसला उसका नहीं है। गो के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसके शिबली फराज साहब लास्ट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने मशीन तैयार कर रखी है, वो बड़ी अच्छी इफेक्टिव है, लेकिन ज़ाहिर है मशीन की अवेलेबिलिटी हो नहीं सकती। लेकिन ख़तरा यह है कि अगर लॉ लिखा रहता है और चंद सौ मशीनें भी अवेलेबल होती हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हैं, जो बरतानिया और पूरे यूरोप के शहरों में फैले हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो वहाँ पर और शायद मशरक़ वस्ता, आई एम नॉट श्योर कि वो डाल सकेंगे कि नहीं। बहरहाल तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चंद भी रखती जाए पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में, काउंसलेट्स में, तो ओवरसीज़ वोट जो है वो डल सकता है। और उनको ये खतरा है कि ये जो ओवरसीज़ वोट है, अकॉर्डिंग टू एन एनालिस्ट, ये कोई गालिबन 170 या 80 हल्के ऐसे होंगे 272 डायरेक्टली कंटेस्टेड हल्कों में से, जहाँ ये ओवरसीज़ वोट जो है वो नताइज को मुतासर कर सकता है। दोनों ही जमातें PPP PMLN कोई खदशा है कि जो ओवरसीज़ वोट है वहाँ 90%, जैसा कि आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के शहरों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रिस्बेन में, डिफरेंट जगहों पे, स्पेन में, तो उनको लगता है कि ये ओवरसीज़ वोट जो है ये 90% से भी ज़्यादा हमारे खिलाफ है। अगर इस ओवरसीज़ वोट को इस इलेक्शन में आने दिया गया, कोई इसका टेक्निकल हल ना निकाला गया,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे चुकी है अपने एक लैंडमार्क डिसीजन में। तो अब ज़ाहिर है ये जमातें ये नहीं कह सकती कि उनको वोट का हक नहीं हासिल। वो एक ऐसा टेक्निकल तरीका निकालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद से, जिसकी मदद पहले ही उनके पास है, कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसमें से निकाला जाए। एक एनालिस्ट जिन्होंने ओवरसीज़ वोट के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रखी है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इसलिए पीपीपी, पीएमएल और मौलाना को पसंद नहीं करते या उनका वोट बैंक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दर हकीकत इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जिनको पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेटस को के अंदर अपना स्टेटस और अपनी जगह नहीं मिली, और वो इन सारे डेमोक्रेटिक, यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन और मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में गए या दुबई में गए, और उन्होंने अपने ज़ोर बाजू से एक फेयर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, जहाँ एक रूल ऑफ लॉ के तहत उन्होंने अपनी जगह बनाई है, पैसा बनाया है, सरमाया बनाया है। उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी के बारे में, वो इन जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के बहुत ख़िलाफ़ हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है जो इस वक्त हो रही है कि हमज़ा जो है वो हमज़ा, बिलावल और मरीम नवाज़ साहिबा वाली जो डिनेस्टिक लीडरशिप है कि बाप के बाद बेटा बेटी जो हैं वो लीडरशिप में आ जाए बगैर कुछ किए हुए, ये चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बिल्कुल उनको कबूल नहीं है। तो ये एक तरह का एक क्लास स्ट्रगल भी है, ये इकनॉमिक क्लास स्ट्रगल है। और इन एनालिस्ट का ये कहना है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो मतवस्त तबका है वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ इसीलिए देखता है कि ये जो मतवस्त तबका है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और ये बहुत से जो लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स जैसे हैं, ये सब लोग जो हैं बेसिकली तौर पर इनके पास वो ज़राए नहीं हैं। ये वो फ्यूडल क्लास, फ्यूडल मेंटेलिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते जिससे कि पीपीपी, पीएमएलएन और मौलाना की जमातें ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त, जिसका झगड़ा जो है हमारे सामने। लास्ट एक मैं आपको इकनॉमिक के हवाले से ही कह दूं कि पीएमएलएन की टीम को ये भी बहुत ख़तरा है कि इस वक्त चाहे आईएमएफ, वैसे तो ऐसी सीरीज़ अब जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, कम से कम 4 दफ़ा स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के हवाले से सवालों जवाब में बहुत पॉजिटिव बात की है, बड़ी खुशदिली का मुजाहरा किया है शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट के हवाले से। और ये अनयूजुअल है बिकॉज पहले शायद पूरे साल में 4 दफ़ा वो नहीं बोलते थे पॉजिटिवली, लेकिन 10 दिनों में उन्होंने 4 दफ़ा पॉजिटिवली बोला है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अमेरिका और आईएमएफ जो है इस हुकूमत को फाइनेंशियली बेल आउट करेंगे किसी न किसी तरह से। लेकिन पीएमएलएन के सोर्सेज कन्विंस नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, जो इमरान खान साहब पॉइजन पिल्स क्रिएट करके चले गए हैं, जो उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, ऑयल की कीमत में इजाफा नहीं किया, बहुत सी जो चीज़ें हैं इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, पेट्रोलियम ड्यूटी नहीं लगाई है, लेवी ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई है, ये वो सब चीज़ें हैं जो बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स हैं जो पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे। तो वो ये चाहते हैं, पीएमएलएन का ये जो धड़ा है ये चाहता है कि अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन हो, बजट से भी पहले एक इंटायर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो। और ये जो सारी एक कहानी इस वक्त शुरू हो चुकी है, इसमें से जल्दी जल्दी निकलने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये धड़ा जो है वो ज़्यादा सिंपैथेटिक है टू मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा एंड नवाज़ शरीफ, और दूसरा धड़ा जो है वो ग़ालिबन ज़्यादा सिंपैथेटिक होगा टू शहबाज शरीफ एंड हमज़ा। तो ये अब तक की एक कैफियत है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब इमरान खान 21 तारीख की रात को लाहौर के अंदर अपने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल और भी डेवलपमेंट होगी, फिर मैं आऊँगा कुछ घंटों में आपके पास। थैंक यू सो मच।